स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां इतिहास, दर्शन और महान विचारकों की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 18वीं सदी के उस विचारक की दुनिया में जिसने पूरी यूरोप को हिला दिया, जिसने कहा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। हाँ, ये कहानी है जीन जाक रूसो की, वो दार्शनिक जिसने लोकतंत्र, समानता और शिक्षा के नए मायने गढ़े, जिसकी किताबों ने फ्रांसीसी क्रांति की आग को हवा दी और आज भी जिसकी आवाज़ हमारे समाज और लोकतंत्र की नींव में गूंजती है। इस ऑडियो बुक यात्रा में आप सुनेंगे रूसो का जीवन, उनके महान विचार, उनकी किताबें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल और कन्फेशंस, और वो विरासत जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए जीन जाक रूसो, जीवन और दर्शन, केवल यहाँ रेडियो पाठशाला पर, क्योंकि यहाँ सीखना है आसान और ज्ञान सबके लिए। भाग 1, परिचय और प्रारंभिक जीवन। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है। ये वाक्य है 18वीं शताब्दी के महान विचारक जीन जैक रूसो का। आज हम उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत से लेकर युवावस्था तक का सफर सुनेंगे। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। उनका परिवार गरीब था, लेकिन पढ़ा लिखा और कला संस्कृति से जुड़ा हुआ था। उनके पिता आइजैक रूसो एक घड़ीसाज थे। माँ सुसान बर्नार्ड का निधन उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद हो गया। इस तरह रूसो ने माँ का प्यार कभी महसूस नहीं किया। ये अकेलापन उनकी सोच और संवेदनाओं में हमेशा झलकता रहा। बचपन की कठिनाइयाँ। माँ की मृत्यु के बाद पिता ने उन्हें पालने की कोशिश की। पिता को साहित्य और पढ़ने का शौक था। वे रूसो को बचपन में ही इतिहास और वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाते थे, लेकिन एक झगड़े के कारण पिता को जिनेवा छोड़ना पड़ा। इस वजह से रूसो को रिश्तेदारों के सहारे रहना पड़ा। उनका बचपन कठिनाइयों और असुरक्षा से भरा था। प्रारंभिक शिक्षा। रूसो की पढ़ाई नियमित नहीं हो सकी, कभी स्कूल, कभी घर पर, तो कभी बिल्कुल शिक्षा से दूर। लेकिन उनमें आत्म अध्ययन की आदत बचपन से ही थी। वे साहित्य, इतिहास और संगीत में गहरी रुचि रखते थे। गरीबी और अस्थिर जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, खासकर समाज की असमानताओं को समझने की दृष्टि। किशोरावस्था और यात्राएं। 16 वर्ष की आयु में रूसो घर से भाग निकले। वे स्विट्जरलैंड और फिर फ्रांस के अलग अलग इलाकों में घूमे। इस दौरान उन्होंने कई तरह के काम किए, नौकर, क्लर्क, यहाँ तक कि एक पादरी के सहायक तक बने। लेकिन इन अनुभवों ने उन्हें साधारण लोगों का जीवन समझने में मदद की। इन्हीं यात्राओं ने उनके भीतर ये सोच मजबूत की कि समाज को बदलना जरूरी है। विचारों की पहली चिंगारी। रूसो ने महसूस किया कि अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है। लोग धर्म और परंपराओं के नाम पर एक दूसरे को दबाते हैं। शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित है, जबकि गरीब अज्ञानता में जी रहे हैं। यही प्रश्न उनके मन में उभरते रहे और आगे चलकर उन्होंने पूरी दुनिया को हिला देने वाले विचार प्रस्तुत किए। रूसो का बचपन और युवावस्था बेहद कठिन थी। माँ का साया नहीं मिला, पिता बिछुड़ गए। गरीबी और अस्थिरता ने उन्हें संघर्ष करना सिखाया, लेकिन इन्हीं संघर्षों ने उन्हें संवेदनशील, विद्रोही और मानवता प्रेमी बना दिया। भाग 2, यूरोप की बौद्धिक पृष्ठभूमि। 18वीं शताब्दी यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। ये था ज्ञानोदय युग, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। विज्ञान, तर्क, कला और विचारों का नया तूफान उठ रहा था, और इसी लहर में रूसो धीरे धीरे सामने आए। यूरोप का सामाजिक और राजनीतिक माहौल। यूरोप में राजाओं और चर्च का प्रभुत्व था। साधारण जनता गरीबी और अज्ञानता में जी रही थी। धार्मिक परंपराएं लोगों पर भारी थीं, लेकिन विज्ञान और तर्क ने पुराने ढांचों को हिलाना शुरू कर दिया था। लोग सवाल पूछने लगे थे, क्या राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है? क्या चर्च के आदेश ही अंतिम सत्य हैं? क्या शिक्षा केवल अमीरों का अधिकार है? रूसो का पेरिस आगमन। अपने संघर्षमय बचपन और युवावस्था के बाद रूसो पेरिस पहुंचे। पेरिस उस समय यूरोप का बौद्धिक केंद्र था।
यहाँ लेखक, कलाकार और दार्शनिक इकट्ठा होते थे। रूसो गरीब थे, लेकिन उनके पास एक खजाना था, उनके विचार और संगीत प्रतिभा। धीरे धीरे वे वहाँ के बौद्धिक समूहों से जुड़ गए। एनसाइक्लोपीडिया आंदोलन। पेरिस में रूसो की मुलाकात हुई डेनिस डिडरो से। डिडरो और उनके साथियों ने एक बड़ा काम शुरू किया था, एनसाइक्लोपीडी। ये ज्ञान का विशाल भंडार था जिसमें विज्ञान, कला और समाज से जुड़े लेख इकट्ठा किए जा रहे थे। रूसो ने भी इसमें योगदान दिया, खासकर संगीत और राजनीति पर। यह आंदोलन लोगों को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान और तर्क की ओर ले जाने वाला था। वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव। रूसो ने उस समय के महान विचारकों को पढ़ा। वोल्टेयर, व्यंग्य और धार्मिक अंधविश्वास के आलोचक। मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक, जिन्होंने सत्ता के बंटवारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी का सिद्धांत दिया। रूसो उनसे प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी अलग राह चुनी। जहां वोल्टेयर तर्क और विज्ञान की ओर झुकते थे, वहीं रूसो ने कहा, प्रकृति ही सच्चा शिक्षक है। रूसो बनाम बौद्धिक समाज। पेरिस के दार्शनिक समूह रूसो को पसंद करते थे, लेकिन उनसे सहमत नहीं होते थे। रूसो का कहना था, सभ्यता ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है, असली सुख साधारण जीवन और प्रकृति में है। जबकि अन्य दार्शनिक विज्ञान और कला को प्रगति का मार्ग मानते थे। इस कारण रूसो अक्सर अकेले पड़ जाते थे, लेकिन यही उनकी पहचान बनी। रूसो का पहला बड़ा लेख, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज, 1749 में एक सवाल पूछा गया, क्या विज्ञान और कला ने मानवता को बेहतर बनाया है? ज्यादातर लोग हाँ कहते, लेकिन रूसो ने उल्टा जवाब दिया, नहीं। उनका कहना था कि विज्ञान और कला ने मनुष्य को आडंबर, लालच और असमानता में डुबो दिया है। इस लेख ने यूरोप को चौंका दिया और रूसो अचानक मशहूर हो गए। इस तरह रूसो धीरे धीरे ज्ञानोदय युग के बीच एक अलग आवाज बनकर उभरे। जहां बाकी लोग विज्ञान और तर्क का गुणगान कर रहे थे, रूसो ने प्रकृति, सादगी और नैतिकता की ओर इशारा किया। भाग 3, संगीतकार और लेखक। जिनेवा का एक साधारण लड़का, जो बचपन में किताबें चुराकर पढ़ता था, जो गरीबी और संघर्ष से जूझा, वही युवक जब पेरिस पहुंचा तो उसने लोगों को चौंका दिया। वो सिर्फ एक विचारक नहीं था, बल्कि संगीतकार और लेखक भी था। इस भाग में हम जानेंगे रूसो के संगीत और साहित्यिक जीवन की यात्रा। संगीत से पहली पहचान। रूसो को बचपन से संगीत का शौक था। जब वे जिनेवा और फ्रांस के बीच भटकते रहे तो उन्होंने चर्च के कोरस सुने, लोकगीतों से प्रेरणा ली। उनके लिए संगीत केवल कला नहीं था, बल्कि मनुष्य की भावनाओं की सच्ची भाषा था। उनका विश्वास था, शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन संगीत हमेशा सच्चाई कहता है। पेरिस में संगीतकार रूसो। पेरिस में पहुंचकर उन्होंने अपने गीत और रचनाएं पेश कीं। उनका ओपेरा ल देवन डू विलाज, द विलेज सूथसेयर, 1752 बेहद मशहूर हुआ। यहाँ तक कि फ्रांस के राजा लुई 15 और रानी मैडम डी पोम्पाडूर ने भी इसे सराहा। रूसो ने संगीत की दुनिया में ये संदेश दिया कि लोकगीत और सरल धुनें भी उतनी ही महान हैं जितनी शाही दरबार की जटिल धुनें। संगीत पर विचार। रूसो ने कहा कि असली संगीत प्रकृति से जन्म लेता है। उन्होंने डिक्शनरी ऑफ म्यूजिक लिखी, जिसमें संगीत के बारे में अपने विचार समझाए। उनका मानना था कि यूरोप का जटिल शास्त्रीय संगीत लोगों से दूर हो रहा है, जबकि लोक धुनें और सरलता ही दिल तक पहुंचती हैं। ये सोच आगे चलकर रोमांटिक मूवमेंट का आधार बनी। लेखक के रूप में शुरुआत। रूसो केवल संगीतकार ही नहीं, एक लेखक भी थे। उनका पहला बड़ा लेख था डिस्कार्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज, 1749, जिसने उन्हें मशहूर बना दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरा निबंध लिखा, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, 1755। इसमें उन्होंने कहा, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और खुश था, लेकिन समाज और संपत्ति के आने से असमानता और शोषण शुरू हुआ। ये विचार आगे चलकर उनकी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बीज बना। लेखन शैली और असर।
रूसो की लेखनी में काव्यात्मकता और भावना थी। वे केवल तर्क नहीं करते थे, बल्कि दिल को छू लेने वाले शब्द लिखते थे। उनकी किताबें पढ़कर लोग रोते थे, भावुक हो जाते थे। यही कारण था कि वे केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि दिलों के लेखक कहलाए। आलोचना और विवाद। रूसो की सोच अक्सर उनके समकालीन विचारकों से टकरा जाती थी। डिडरो और वोल्टेयर उनसे सहमत नहीं रहते। वे कहते सभ्यता हमें आगे ले जा रही है, जबकि रूसो कहते सभ्यता ने हमें भ्रष्ट कर दिया है। इस विरोधाभास ने रूसो को और भी अनोखा बना दिया। रूसो अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहे, वे एक ऐसे लेखक, विचारक और संगीतकार बन चुके थे जिनकी बातें यूरोप भर में चर्चा का विषय बन गईं। उनका संगीत लोगों के दिलों को छू रहा था। उनकी किताबें समाज की नींव को चुनौती दे रही थीं। भाग 4, समाज पर आलोचनात्मक दृष्टि। जिनेवा का वो लड़का जिसने संगीत से नाम कमाया और लेखन से पहचान बनाई, अब समाज की गहराई में उतरकर एक बड़ा सवाल पूछ रहा था। क्या सच में हम जिस समाज को सभ्यता कहते हैं वो हमें बेहतर बना रहा है? यही सवाल उसे उसकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं की ओर ले गया। असमानता का प्रश्न। 18वीं शताब्दी का यूरोप अमीर गरीब की गहरी खाई से भरा हुआ था। एक तरफ राजा, चर्च और रईस लोग थे जिनके पास सत्ता और दौलत थी। दूसरी ओर किसान, मजदूर और गरीब थे जिनके पास न अधिकार थे न सम्मान। रूसो ने इस स्थिति को देखा और कहा, मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन समाज उसे जंजीरों में जकड़ देता है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755। इस किताब में रूसो ने 2 तरह की असमानता बताई। प्राकृतिक असमानता, जैसे स्वास्थ्य, ताकत या उम्र का फर्क। सामाजिक असमानता, जैसे धन, पद और सत्ता का फर्क। रूसो का कहना था कि प्राकृतिक असमानता तो स्वाभाविक है, लेकिन सामाजिक असमानता मनुष्य द्वारा बनाई गई बेड़ियां हैं। उन्होंने लिखा कि समाज की शुरुआत तब हुई जब किसी ने पहली बार जमीन पर बाड़ लगाई और कहा, ये जमीन मेरी है। यहीं से संपत्ति, शोषण और गुलामी का जन्म हुआ। प्राकृतिक अवस्था बनाम सभ्यता। रूसो ने कहा कि आदिकाल में मनुष्य सरल था, स्वतंत्र था और प्रकृति के साथ जीता था। उसके पास लालच, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, संपत्ति आई, धर्म और कानून आए और साथ ही अन्याय और असमानता भी। सभ्यता ने मनुष्य को आराम दिया, लेकिन उसकी आत्मा को कैद कर दिया। चर्च और सत्ता पर सीधा हमला। रूसो ने लिखा कि चर्च और राजा दोनों ने मिलकर जनता को गुलाम बनाया। चर्च ने कहा, ये ईश्वर की इच्छा है। राजा ने कहा, ये मेरा हक है। और जनता ने मजबूरी में झुककर ये सब मान लिया। रूसो ने इस झूठ को उजागर किया। यूरोप की प्रतिक्रिया। इस किताब ने यूरोप में हलचल मचा दी। अमीर और राजाओं को ये किताब नापसंद आई, क्योंकि ये उनकी सत्ता पर सीधा हमला था। लेकिन आम जनता और युवा बुद्धिजीवियों को इसमें अपना भविष्य दिखा। धीरे धीरे रूसो जनता की आवाज बनते जा रहे थे। रूसो की अलग सोच। बाकी दार्शनिक मानते थे कि विज्ञान और कला प्रगति का मार्ग है। रूसो ने कहा, विज्ञान और कला ने हमें कपटी बना दिया है। सच्चा सुख केवल सादगी और प्रकृति में है। यही विचार बाद में उन्हें रोमांटिक मूवमेंट का प्रेरणा स्रोत बना गया। रूसो ने समाज को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि असमानता हमारी बनाई हुई है। अगर इंसान सचमुच आज़ाद होना चाहता है तो उसे प्रकृति की ओर लौटना होगा। भाग 5, राजनीतिक दर्शन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 1762 का साल। यूरोप में एक ऐसी किताब प्रकाशित हुई जिसने राजाओं की नींव हिला दी और आम जनता के दिलों में क्रांति की आग जगा दी। ये किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, और इसके लेखक थे जीन जाक रूसो। किताब का केंद्रीय विचार। रूसो की सबसे प्रसिद्ध उक्ति इसी किताब से आई, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर हिज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा है। रूसो ने कहा, समाज और सरकार तभी वैध हैं जब वे जनता की इच्छा से चलें। सत्ता राजा या चर्च की नहीं, बल्कि जनता की होनी चाहिए। जनरल विल, सामूहिक इच्छा। रूसो ने जनरल विल, सामूहिक इच्छा का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ था,
हर नागरिक की व्यक्तिगत इच्छा मिलकर एक सामूहिक इच्छा बनाती है और सरकार को उसी का पालन करना चाहिए। यानी असली मालिक जनता है और शासक जनता का सेवक। ये विचार सीधे सीधे लोकतंत्र और गणराज्य की नींव था। स्वतंत्रता और कानून का संतुलन। रूसो ने कहा कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हर कोई जो चाहे करे। असली आज़ादी तब है जब व्यक्ति अपनी इच्छा को समाज के सामूहिक भले के साथ जोड़ ले। कानून तभी न्यायपूर्ण होगा जब वो सभी के लिए समान हो। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। धर्म और राजनीति पर विचार। रूसो ने कहा कि धर्म का स्थान व्यक्ति के दिल में है, राजनीति में नहीं। राजाओं और चर्च ने धर्म का इस्तेमाल जनता को गुलाम बनाने के लिए किया है। उनकी सोच थी कि सरकार को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर होना चाहिए। यूरोप में प्रभाव। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यूरोप के कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया। चर्च ने इसे खतरनाक किताब घोषित किया। रूसो को पेरिस छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन जनता और युवाओं के बीच ये किताब आग की तरह फैल गई। फ्रांस के क्रांतिकारी नेताओं ने इसे अपना मार्गदर्शक बना लिया। फ्रांसीसी क्रांति की नींव। रूसो के विचारों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को दिशा दी। जब लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे लगा रहे थे, तो पीछे रूसो की ही गूंज थी। ये किताब अमेरिका के नेताओं जैसे थॉमस जेफरसन तक पहुंची और वहां के लोकतंत्र को भी प्रभावित किया। आलोचना और सीमाएं। कुछ विचारकों ने रूसो की आलोचना की। उनका कहना था कि जनरल विल कभी-कभी बहुमत की तानाशाही भी बन सकता है, लेकिन फिर भी इस किताब ने दुनिया को ये सिखाया कि जनता ही असली मालिक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का राजनीतिक घोषणापत्र था। इसने ये विचार दिया कि शासन जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। यही सोच आज के आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार और संविधान की जड़ है। भाग 6। शिक्षा का दर्शन। एमिल। 1762 का साल रूसो के लिए ऐतिहासिक था। यही वो साल था जब उन्होंने एक और महान किताब लिखी, एमिल और ऑन एजुकेशन, या शिक्षा पर। ये किताब केवल शिक्षा की चर्चा नहीं थी, बल्कि ये थी मानव जीवन को गढ़ने की संपूर्ण योजना। किताब का उद्देश्य। रूसो का मानना था कि समाज ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है। अगर हमें एक अच्छा इंसान बनाना है तो शिक्षा को प्रकृति के नियमों के अनुसार देना होगा। उन्होंने कहा, प्रकृति से सीखो, बच्चे को वही बनने दो जो वो स्वाभाविक रूप से है। प्राकृतिक शिक्षा, नेचुरल एजुकेशन। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ था बच्चे को स्वतंत्र वातावरण देना, उसे जबरदस्ती किताबें रटाना नहीं, बल्कि अनुभव से सिखाना। शरीर, मन और हृदय तीनों का संतुलित विकास करना। उन्होंने कहा, बच्चा जन्म से ही अच्छा है, उसे समाज और गलत शिक्षा बिगाड़ देती है। एमिल का ढांचा। रूसो ने इस किताब में एक काल्पनिक बच्चे एमिल की जीवन यात्रा दिखाई और बताया कि उसे कैसे शिक्षित किया जाना चाहिए। शैशवावस्था, इन्फेंसी। बच्चे को प्रकृति के बीच रहने दो, उसका शरीर मजबूत बनाओ। बचपन, चाइल्डहुड। उसे खेल खेल में सिखाओ, जब तक सवाल ना पूछे जवाब मत दो। किशोरावस्था, एडोलेसेंस। उसे अनुभव से सीखने दो, विज्ञान, प्रकृति और समाज का परिचय कराओ। युवा अवस्था, यूथ। उसे नैतिकता और प्रेम का महत्व सिखाओ। वयस्क, एडल्टहुड। अब वो समाज का जिम्मेदार सदस्य बनेगा। शिक्षा और नैतिकता। रूसो ने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं किया। उनके अनुसार असली शिक्षा है सत्य, स्वतंत्रता और करुणा का विकास। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे को अपने कर्मों के परिणाम खुद महसूस करने दो। उदाहरण, अगर बच्चा ठंड में बिना कोट के जाएगा तो उसे सर्दी लगेगी और वो खुद सीख लेगा। यही है प्राकृतिक परिणाम से सीखना। महिला शिक्षा पर विचार। एमील में उन्होंने एक महिला पात्र सोफी भी बनाई। उनका मानना था कि महिलाओं की शिक्षा अलग होनी चाहिए, वे घर और परिवार संभालने में समर्थ हों। हालांकि ये विचार आज के समय में सीमित और परंपरागत लगता है, लेकिन उनके दौर में ये भी सुधारात्मक कदम माना गया। प्रतिक्रिया और विवाद।
एमील को प्रकाशित होते ही चर्च और राजशाही ने खतरनाक घोषित किया। इसमें धर्म और शिक्षा पर रूसो के विचारों ने व्यवस्था को चुनौती दी थी। किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और रूसो को फ्रांस से भागना पड़ा। लेकिन ये किताब आगे चलकर शिक्षा दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक बनी। आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। रूसो की इस सोच ने आगे कई शिक्षाविदों को प्रभावित किया। पेस्टालोज़ी फ्रोबेल, जॉन ड्यूई, प्रगतिशील शिक्षा, आज बाल केंद्रित शिक्षा का जो विचार है वो रूसो से ही आया। एमिल रूसो की शिक्षा पर सबसे महान रचना है। इसमें उन्होंने दिखाया कि शिक्षा केवल दिमाग भरने का नाम नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान को गढ़ने की प्रक्रिया है। यही वजह है कि उन्हें आज भी आधुनिक शिक्षा दर्शन का जनक कहा जाता है। भाग 7, निजी जीवन और कन्फेशंस। रूसो केवल एक दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि एक इंसान भी थे, कमजोरियों, भावनाओं और विरोधाभासों से भरे हुए। उन्होंने अपनी आत्मकथा कन्फेशंस में खुलकर अपने जीवन की सच्चाई बयां की। ये यूरोप की पहली आधुनिक आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है। रूसो का निजी जीवन, उतार चढ़ाव। रूसो का जन्म जिनेवा में हुआ, लेकिन बचपन से ही मां के बिना जीवन बिताया। पिताजी के साथ संघर्ष रहा और बहुत कम उम्र में घर छोड़ना पड़ा। युवावस्था में गरीबी, असुरक्षा और भटक्कन उनके जीवन का हिस्सा रही। अलग अलग शहरों में शरण लेनी पड़ी क्योंकि उनकी किताबें राजसत्ता और चर्च के लिए खतरनाक थीं। उनके स्वभाव में संवेदनशीलता और जिद दोनों थीं। यही वजह थी कि दोस्ती और रिश्ते लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे। प्रेम और रिश्ते। रूसो का व्यक्तिगत जीवन हमेशा विवादों और प्रेम संबंधों से भरा रहा। उन्होंने अपनी किताब कन्फेशंस में ये स्वीकार किया कि उन्होंने कई संबंध बनाए जिनमें उतार चढ़ाव रहे। सबसे स्थायी रिश्ता उनकी जीवन संगिनी थेरेज लेवासर से था, लेकिन उनके 5 बच्चों को अनाथालय भेज देने के निर्णय के कारण रूसो की बहुत आलोचना हुई। उन्होंने बाद में इसे अपनी सबसे बड़ी भूल माना। कन्फेशंस, आत्मकथा की खासियत। रूसो ने इस किताब की शुरुआत इन शब्दों से की, मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया। मैं अपने जीवन का पूरा सच कहूंगा। इसमें उन्होंने अपनी गलतियां, अपराध बोध, प्रेम प्रसंग और निजी संघर्षों को खुलकर लिखा। ये किताब दिखाती है कि एक महान विचारक भी इंसानी कमजोरियों से भरा होता है। अकेलापन और मानसिक संघर्ष। रूसो के अंतिम साल बहुत कठिन रहे। उन्हें लगता था कि लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वो अक्सर बीमार रहते और मानसिक रूप से परेशान रहते। फिर भी इसी दौर में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी सच्चाई जान सकें। क्यों खास थी कन्फेशन? यूरोप में पहली बार किसी लेखक ने अपने जीवन की इतनी खुलकर चर्चा की। इसने आगे चलकर साहित्य में आत्मकथा शैली को लोकप्रिय बनाया। लोगों को ये एहसास हुआ कि दार्शनिक भी इंसान होता है, भावनाओं, गलतियों और पछतावों से भरा। आलोचना और प्रशंसा। कुछ लोगों ने कहा कि रूसो ने खुद को ज्यादा भावुक और निर्दोष दिखाया, पर अधिकांश ने माना कि ये किताब सच्चाई और साहस की मिसाल थी। आज भी कन्फेशंस को आधुनिक आत्मकथा लेखन का जनक ग्रंथ माना जाता है। कन्फेशंस ने रूसो को केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक जीवित इंसान के रूप में दुनिया के सामने लाया। ये किताब बताती है कि महान विचार भी मानवीय कमजोरियों के साथ जीते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी लोग रूसो को सिर्फ विचारक नहीं, बल्कि एक सच्चा और संवेदनशील इंसान मानते हैं। भाग 8, अंतिम वर्ष और फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव। 1770 के दशक में रूसो का जीवन अंत की ओर बढ़ रहा था। वो अब थके हुए, बीमार और मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन उनके विचार यूरोप को झकझोर रहे थे। आइए सुनते हैं उनके अंतिम वर्ष और उस क्रांति की कहानी जिसके पीछे रूसो की आत्मा बसती थी। अंतिम वर्ष का जीवन। 1760 के बाद से रूसो लगातार भागते भागते जी रहे थे। पेरिस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, हर जगह उन्हें विरोध और षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। अंत में वो फ्रांस के एक छोटे गांव में जाकर बस गए। यहाँ उन्होंने बागवानी, संगीत और लेखन में शांति खोजने की कोशिश की। 2 जुलाई 1778 को रूसो की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र थी 66 वर्ष। मृत्यु के बाद की यात्रा।
शुरुआत में रूसो को सादा दफनाया गया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में उनके विचारों ने आग लगा दी। जनता ने उन्हें अपना नायक माना। 1794 में क्रांतिकारी सरकार ने उनके अवशेषों को पेरिस के पंथियोन में स्थानांतरित किया, जहां फ्रांस के सबसे महान व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। आज भी रूसो वहां विश्राम कर रहे हैं, वोल्टेयर जैसे अन्य महान विचारकों के साथ। फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के 3 महान आदर्श थे: स्वतंत्रता, लिबर्टी; समानता, इक्वालिटी; बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ये सीधे सीधे रूसो की सोच से निकले थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ये पंक्ति क्रांतिकारियों की आवाज बन गई। मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। रूसो ने दिखाया था कि असली शक्ति जनता की है, और यही क्रांति का नारा बन गया। क्रांतिकारियों पर रूसो की छाप। रोबेस्पियर, डैंटन और अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने रूसो को अपना मार्गदर्शक माना। उन्होंने संसद और गणराज्य की स्थापना करते समय जनरल विल यानी सामूहिक इच्छा को आधार बनाया। स्कूलों और शिक्षा सुधारों में भी एमील का प्रभाव दिखा। अमेरिका और बाकी दुनिया में असर। रूसो के विचार केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहे। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम और संविधान लिखते समय थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी रूसो से प्रभावित थे। लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी उनके विचारों को अपनाया। आज के लोकतंत्र, मानवाधिकार और आधुनिक शिक्षा, सब पर रूसो की छाप है। रूसो की मृत्यु 1778 में हुई, लेकिन उनकी आत्मा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में जीवित रही। उनके विचारों ने जनता को ये सिखाया कि वे गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। यही सोच आज तक हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं बल्कि संघर्ष से पाई गई धरोहर है। भाग 9। आधुनिक युग में रूसो की प्रासंगिकता। 1778 में रूसो की मृत्यु को अब 2 से अधिक शताब्दियां बीत चुकी हैं, फिर भी उनके विचार आज भी जीवित हैं। राजनीति में, शिक्षा में, समाज में और मानवाधिकारों की हर बहस में। इस भाग में हम देखेंगे कि रूसो के सिद्धांत आज की दुनिया में कैसे प्रासंगिक हैं। लोकतंत्र और राजनीति। रूसो का सबसे बड़ा योगदान जनता की सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। आज हर लोकतांत्रिक संविधान इसी विचार पर आधारित है कि सत्ता जनता की है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, हर जगह वी द पीपल की अवधारणा रूसो से प्रेरित है। जब भी कोई नेता जनता की राय के ऊपर खुद को रखने की कोशिश करता है, तब रूसो की याद आती है। शिक्षा और आधुनिक पद्धति। रूसो की किताब एमील ने शिक्षा को नया रूप दिया। आज की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बच्चा शिक्षा का केंद्र है। ये विचार रूसो से ही आया। खेल खेल में सीखना, अनुभव से शिक्षा, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ये सभी पद्धतियां उसी दर्शन की देन हैं। आज मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जड़ें रूसो तक जाती हैं। मानवाधिकार और समानता। रूसो ने कहा था, सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं। आज मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यही बात दोहराई गई। लैंगिक समानता, जातीय समानता और आर्थिक न्याय, इन सब की प्रेरणा रूसो से ली जा सकती है। समाज और पर्यावरण। रूसो ने कहा था कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अच्छा है, समाज ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। आज जब हम प्रकृति संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये रूसो की प्रकृति की ओर लौटो वाली सोच को ही दर्शाता है। कई पर्यावरणविद रूसो को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। साहित्य और आत्मकथा। कन्फेशंस ने आत्मकथा लेखन की परंपरा शुरू की। आज हर लेखक, हर चिंतक अपनी आत्मकथा लिखते समय कहीं न कहीं रूसो का ऋणी है। आधुनिक साहित्य में आत्मस्वीकृति और व्यक्तिगत अनुभव का महत्व रूसो की देन है। सीमाएं और आलोचनाएं। आलोचक कहते हैं कि रूसो के विचार कभी-कभी अत्यधिक आदर्शवादी थे। जनरल विल का सिद्धांत अगर गलत तरीके से लागू हो तो बहुमत की तानाशाही बन सकता है। महिला शिक्षा पर उनके विचार सीमित और परंपरागत थे, जो आज की नारीवादी सोच से मेल नहीं खाते। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद उनका योगदान अमिट है। भारत और रूसो।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी रूसो के विचारों की छाप दिखी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू सभी ने लोकतंत्र और जनता की शक्ति पर जोर दिया। संविधान सभा की बहस में भी रूसो की जनता की सार्वभौमिकता का असर देखा जा सकता है। रूसो केवल 18वीं सदी के दार्शनिक नहीं थे, वे 21वीं सदी के मार्गदर्शक भी हैं। लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता, शिक्षा में बच्चा केंद्र, समाज में समानता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, इन सभी आधुनिक मूल्यों में रूसो की आत्मा बसी है। भाग 10, विरासत और निष्कर्ष। हमने अब तक रूसो के जीवन, उनकी रचनाओं और विचारों की यात्रा देखी। अब समय है ये समझने का कि इतिहास में उनका स्थान क्या है और क्यों उन्हें विश्व के महानतम चिंतकों में गिना जाता है। रूसो का बहुआयामी योगदान। राजनीति में जनता की सार्वभौमिकता और लोकतंत्र का दर्शन। शिक्षा में प्राकृतिक शिक्षा और बाल केंद्रित पद्धति। साहित्य में आत्मकथा और व्यक्तिगत सच्चाई की परंपरा। समाज में समानता और मानवाधिकार का विचार। प्रकृति में प्रकृति की ओर लौटो का संदेश। रूसो बनाम उनके समय के अन्य विचारक। वोल्टेयर, तर्क और विज्ञान के प्रवक्ता। मॉन्टेस्क्यू, शक्ति विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स के समर्थक। रूसो, जनता की इच्छा और स्वतंत्रता के प्रवक्ता। इन तीनों ने मिलकर आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। फ्रांसीसी क्रांति और आगे की दुनिया। रूसो के बिना फ्रांसीसी क्रांति की कल्पना अधूरी है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यूरोप की क्रांतियां और आज का हर लोकतंत्र, सभी पर रूसो की छाप है। उनकी सोच ने राजशाही और निरंकुश सत्ता को चुनौती दी। आलोचना और सीमाएं। जनरल विल का सिद्धांत कभी-कभी बहुमत की तानाशाही जैसा लग सकता है। महिलाओं के लिए उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील नहीं था। वे निजी जीवन में भावनात्मक और अस्थिर भी रहे, लेकिन ये सब उनकी ऐतिहासिक महत्ता को कम नहीं करता। आधुनिक युग में उनकी प्रासंगिकता। आज जब हम लोकतंत्र, शिक्षा सुधार, मानवाधिकार और पर्यावरण की बात करते हैं तो हर जगह रूसो की झलक मिलती है। 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे असमानता, जलवायु संकट और राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए रूसो की सोच अब भी मार्गदर्शन देती है। रूसो का स्थान इतिहास में। रूसो को अक्सर कहा जाता है आधुनिक लोकतंत्र का जनक, शिक्षा दर्शन का अग्रदूत, फ्रांसीसी क्रांति की आत्मा। वे केवल दार्शनिक नहीं बल्कि एक आंदोलन थे, एक ऐसी आग जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। रूसो का जीवन विरोधाभासों से भरा था। वे जनता की आज़ादी के पैरोकार थे, लेकिन निजी जीवन में अस्थिर। वे बच्चों की शिक्षा के सुधारक थे, लेकिन अपने बच्चों को अनाथालय भेज बैठे। वे प्रकृति और सरलता के उपासक थे, लेकिन समाज से संघर्ष करते रहे। फिर भी उनके विचारों ने साबित किया कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है और उसे स्वतंत्र जीने का अधिकार है। यही संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। जीन जैक रूसो का नाम हमेशा उन महानतम विचारकों में लिया जाएगा जिन्होंने दुनिया को सोचने का नया तरीका दिया। उनकी किताबें, उनके विचार और उनकी आत्मा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रकाश स्तंभ बनी रहेंगी। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, जहां हम आपको इतिहास और महान विचारकों की दुनिया से जोड़ते हैं। आज आपने सुना जीन जैक रूसो की अद्भुत यात्रा का एक और अध्याय। आशा है कि ये विचार, ये कहानियाँ और ये प्रेरणाएं आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएंगी। दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर 10, 20, 50, 100 रुपए तक का दान कर सकते हैं। यदि आप छात्र हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कृपया आर्थिक दान देने का दबाव न समझें। आपकी समर्थन का सबसे बेहतर तरीका है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और कमेंट्स में अपनी राय देना। इससे भी हमें बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि यही है रेडियो पाठशाला, जहां ज्ञान सबके लिए है।